राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया शो के समापन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में इस बार तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर भारत की दिखाई देगी झलक। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा। ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान। राज्य सरकार प्रदेश के अस्पतालों में हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों पर जल्द ही करेगी सीधी भर्ती। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल केयर टेकर के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन के लिए मंत्रिमंडलीय ज्ञापन के प्रारूप का किया अनुमोदन। गृह विभाग ने राज्य में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए कोविड से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। यात्रियों को अपने साथ रखनी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। और प्रदेश में कल मौसम में बदलाव के बाद कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। जिले में आज भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया शो के समापन को संबोधित करेंगे। 3 फरवरी से शुरू हुए इस कार्यक्रम में इस बार तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया 2021 के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। 3 फरवरी से शुरू हुए इस कार्यक्रम में इस बार तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर भारत की ताकत की झलक दिखाई दी। इस बार सेंट्रल थीम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रोटरी विंग रही। रक्षा मंत्रालय का ये एरो इंडिया शो 2 साल में एक बार होता है। एरो इंडिया के आखिरी दिन आज बंधन समारोह में सरकार की रक्षा प्रतिष्ठान और देश और विदेश के निजी कंपनियों के बीच रक्षा साझेदारी को लेकर विभिन्न सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी रेपो रेट अभी भी 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगी। इसके अलावा एमएसएफ छूट 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। The projection for CPI inflation has been revised to 5.2% for Q4 of the current financial year, that from January to March. And to 5.2% to 5% in the H1. Let me repeat, for the current quarter, our projection is that CPI inflation will be 5.2%. And for H1, the range we are giving is 5.2% to 5%. And for Q3 of next year, we are projecting 4.3%. And we are assessing that the risks would be broadly balanced. GDP growth is projected at 10.5% in 21-22, in the range of 26.2% to 8.3% in H1 and 6% in Q3 of the coming financial year, that is 21-22. उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन, जो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी संस्थाओं की जगह लेगा। उच्चतर शिक्षा आयोग एक अम्ब्रेला निकाय होगा जिसके 4 अंग होंगे: एक्रीडिटेशन, स्टैंडर्ड सेटिंग, रेगुलेशन और फंडिंग। यानी ये आयोग उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करने और विनियमन के साथ साथ प्रत्यायन और वित्त पोषण का भी काम करेगा। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन के लिए केंद्र सरकार इसी साल संसद में विधेयक पेश करेगी। उच्चतर शिक्षा आयोग की एक शाखा होगी जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद के नाम से होगी,
जिसमें शिक्षक शिक्षा सहित बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी और जो ये परिषद विभिन्न क्षेत्रों में काम करेगा और ये जो शैक्षणिक क्षेत्र को वो आगे बढ़ाएगा। दूसरा जो प्रत्यायन का क्षेत्र होगा वो होगा राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, एक अलग से ही होगा जो मूल्यांकन करेगा और किसी भी चीज़ को उसके मानदंड तय करेगा और लगातार मूल्यांकन करके वो उसकी उत्कृष्टता को बढ़ाएगा। देश में गुणवत्तापरक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना का जिक्र किया गया है, जो हमारे विश्वविद्यालयों में शोध की संस्कृति विकसित करेगा। इस बार बजट में NRF को अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का लगभग पूरा गठन हो गया। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में ये होगा और सभी जितने भी अन्य विभागों में जो शोध और अनुसंधान के लिए अलग अलग करके जो अभी तक बजट फैला हुआ रहता था और या अलग अलग करके वो एक ही जगह शोध और अनुसंधान का ये बड़ा केंद्र बनेगा। बहुत जल्दी हम इसको क्रियान्वित करेंगे। गौरतलब है कि देश में शोध और नवाचार पर होने वाला खर्च GDP का महज 0.69% ही है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन से देश में नवाचार और R&D को बढ़ावा मिलेगा। NRF स्वतंत्र रूप से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संचालित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता और इनोवेटर शामिल होंगे। NRF की स्थापना से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को शीर्ष पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार प्रदेश के अस्पतालों में हॉस्पिटल केयरटेकर के पदों पर शीघ्र योग्य और दक्ष अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए हॉस्पिटल केयरटेकर के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन के लिए मंत्रिमंडलीय ज्ञापन के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव के अनुसार हॉस्पिटल केयरटेकर का पद राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में सम्मिलित है। इन सेवा नियमों में संशोधन कर केयर टेकर के पद पर सीधी भर्ती के लिए योग्यता अस्पताल प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रशासन अथवा हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA अथवा 2 वर्षीय PG डिप्लोमा करने का प्रस्ताव है। वहीं राज्य के चूरू सहित 8 जिलों के किसानों को वर्ष 2019-20 में रबी की फसल में हुए खराबे का मुआवजा जल्द मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा दिया जाएगा। गृह विभाग ने राज्य में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए कोविड से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले तीर्थ यात्रियों को अपने राज्य में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि 72 घंटे से पुरानी न हो, अपने साथ रखनी होगी। इस दस्तावेज के बिना मेले, उत्सवों और कार्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। SOP में बताया गया है कि हाई रिस्क व्यक्तियों को धार्मिक मेले, उत्सवों और कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। वहीं प्रदेश में किसी मेले के लिए जाने से पहले श्रद्धालुओं को संबंधित जिला प्रशासन से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होगी। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1638 रह गई है। कल संक्रमण से 192 और रोगियों के ठीक होने के साथ ही अब तक 3,13,496 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कल संक्रमण के 139 नए मामले सामने आए। कोटा में 39, जयपुर में 36, भीलवाड़ा में 15, जोधपुर में 13, डूंगरपुर में 6, भरतपुर और उदयपुर में 5-5 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य में कल एक और व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 2,771 पर पहुंच गया है। प्रदेश में टीकाकरण अभियान में अब तक 3,84,810 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इनमें पहले चरण में शामिल 3,66,175 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। कल अभियान के दूसरे चरण के पहले दिन 18,635 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। सबसे ज्यादा 973 टीके जयपुर में लगाए गए। आने वाले कर्मचारी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, नगर नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और इसी प्रकार से हमारे पुलिस के साथी हैं। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि बिल्कुल सेफ है, किसी प्रकार की कोई इसमें समस्या नहीं है और वो आगे बढ़कर इस कोविड वैक्सीनेशन लगवाए और इसका लाभ प्राप्त। बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, किसी तरह का कोई बेचैनी या कुछ ऐसी महसूस नहीं हो रही है और मैसेज यही है कि सभी लोग आप आकर के वैक्सीन लगवाएं,
क्योंकि इसी तरह से इस बीमारी को डिफीट किया जा सकेगा और इसका कोई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। बहुत सारे ऑफिसर्स लगवा चुके हैं, सीनियर ऑफिसर्स तकरीबन सारे ही लगवा रहे हैं। तो यही मैसेज सब आम जनता के लिए भी है, जब उनका मौका आए उनको बुलाया जाए तो वो आकर के वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर चिकित्सा विभाग ने व्यापक तैयारियां की है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि रजिस्टर्ड सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। पहले चरण की तरह राजस्थान में भी दूसरे चरण में भी सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें भी हमारा जो अचीवमेंट था वो 67% था, जो कि मेरे ख्याल से जो बड़े राज्य हैं उनमें हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और नेशनल एवरेज जो वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज का रहा है वो 47% रहा है और हमारा 67 है। और आज जो सेकंड फेज चल रहा है उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है। जिन लोगों ने पोर्टल पे रजिस्टर्ड कराया अपने, उन लोगों को हम सबको आज से वैक्सीनेट करने का काम कर रहे हैं। तो जिस ढंग से फर्स्ट फेज में सफलतापूर्वक हमने नेशनल एवरेज से 20% ज़्यादा अचीवमेंट हासिल किया है, तो सेकंड जो हमारा फेज चल रहा है उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। कोटा में दूसरे चरण के कोविड वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह बढ़ाने के लिए संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा और जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने कोरोना वैक्सीन लगाकर पहल की। इस चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने की मुहिम शुरू की गई है। आपको जाने के पहले चिकित्सा वर्कर्स को लगाया गया था, आज राजस्व को लगाया जाएगा। कल जो नगर पालिका और नगर निगम है उनके कर्मचारी को और उसके नेक्स्ट डे पुलिस को और उसके बाद पंचायत राज। गवर्नमेंट ने अलग अलग क्राइटेरिया दे रखी है, भारत और केंद्र सरकार के जो भी निर्देश आते हैं उसके तहत लगाई जा रही है। अगले वाले चरण में जैसा जैसा राज्य सरकार के और भारत सरकार की गाइडलाइन है, जैसे ये मैंने बताया ना अभी रेवेन्यू, उसके बाद कल नगर निगम, फिर पुलिस, फिर पंचायती राज, अभी तक जिसको जो जिम्मेदारी दी, जैसे हमें भी जिम्मेदारी दी, मेडिकल को दी, मीडिया को भी जिम्मेदारी, सबने अपनी बखूबी से निभाई है। आगे भी वो उसी जिम्मेदारी को निभाए। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल में प्रशासन से जुड़े अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने करीब आधा घंटे तक चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया और उनमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इस दौरान संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे मेडिकल कैंप के जुड़े हुए लोगों ने बड़े अथक परिश्रम करके और कोविड के संबंध में जो वैक्सीनेशन तैयार किया है, टीका तैयार किया है, इसमें किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं रखें, कोई संदेह नहीं करें। भारत सरकार भी और WHO वगैरह ने सब चीज ने इनको बड़ा पैरामीटर से उचित माना है और जो कुछ बातें उन्होंने बताई है वो ध्यान में रखें। वैश्विक महामारी कोरोना के खात्मे के लिए श्रीगंगानगर में भी कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ। दूसरे चरण में करीब 800 राजस्व कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने भी टीका लगवाया। मैं खुद अच्छा फील कर रहा हूँ। सभी राजस्व कर्मियों के लिए मेरा ये संदेश है कि सभी को ये करवाना चाहिए और हमारे 100% 700 समथिंग का फिगर है, तो 100% कवरेज इसका होना चाहिए। मैंने मेरी तरफ से पूरे राजस्व विभाग को और जो बचे हुए डिपार्टमेंट्स, आपका पंचायती राज विभाग है, पुलिस विभाग है, उनको अपील जारी करी है कि हम पीछे 58% पे रहे हैं, उसको इम्प्रूव करें और ये जो फेजेज बचे हुए हैं उसमें उसको कवर करें। और चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हनुमानगढ़ जिले में कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। यहां पर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिले में राजस्व कर्मियों में उत्साह नजर आया। जिले में 5 फरवरी को स्थानीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों को
6 व 7 फरवरी को पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनका टीकाकरण था, जिसमें आज मैंने भी जिला कलेक्टर होने के बाद वो वैक्सीन लगवाया है। अच्छा लग रहा है। कोई बांसवाड़ा में भी जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में टीका लगवाकर कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। कल जिले के राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया गया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से कोविड टीकाकरण अभियान पर एक विशेष वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में कोविड टीके के बारे में जानकारी दी गई और लोगों की समस्याओं का निवारण किया गया। वेबिनार को संबोधित करते हुए पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि कोविड टीका पूर्णतः सुरक्षित और प्रभावी है। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कैंसर की जल्द ही पहचान ही कैंसर पर नियंत्रण का काम करती है। इस कारण प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अस्पतालों में कैंसर जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। चिकित्सा मंत्री ने कल विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित किया। में आपका जो परिवर्तन आया है उसकी वजह से, खान पान में परिवर्तन आया है उसकी वजह से, नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है उसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। और इसको हम आज हमारे लिए, क्योंकि स्टेट लेवल की ये संगोष्ठी है, हमारे लिए ये संकल्प दिवस है कि राजस्थान में कैसे मास अवेयरनेस का प्रोग्राम हम चलाएं, कैसे हम प्रचार और प्रसार करें कि किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि कैंसर से हम ग्रस्त नहीं हों, और किस ढंग से अगर कैंसर हो भी जाए, अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोस होता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो उसकी चिकित्सा संभव है। निरोगी राजस्थान की जो अवधारणा रखी थी पूरे प्रदेश के सामने, वो ही अपने आप में एक चीज़ है कि हम बीमार नहीं पड़ें, हमको कैंसर हो ही नहीं। और हमको कैंसर जब नहीं होगा जब हम हमारा खान पान ठीक रखेंगे, जब हम नशे से दूर रहेंगे। सारी चीज़ें, सावधानियां आम व्यक्ति को उसके जहन तक पहुंचानी है। प्रदेश भर में कैंसर दिवस पर कल कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी जयपुर में भी कैंसर विशेषज्ञों ने बताया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा मरीज मुंह, गले और स्तन कैंसर के मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर से बचाव के लिए स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना और नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। आज वर्ल्ड कैंसर डे है, जो कि 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, जो कि कैंसर की जागरूकता बढ़ाने के लिए रहता है। और जागरूकता है कैंसर को जांचने में, कैंसर का इलाज करने में संबंधित सारी बातों के लिए जागरूकता फैलानी है। ज़्यादातर कैंसर व्यसनों से होते हैं जो कि हम रोक सकते हैं, जैसे गुटखा खाना, दारू पीना, और जब वातावरण में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपील करूँगा कि लोगों से ये व्यसनों से दूर रहें और वातावरण को स्वच्छ रखने की कोशिश करें और अपने आप को हेल्दी रखें। आजकल कैंसर के लिए जो इलाज है वो विश्व स्तरीय अवेलेबल हमारे यहाँ उपलब्ध है। इसमें हम जो अंग हैं जो कैंसर से ग्रसित होते हैं उनको कम से कम मात्रा में निकाले बिना उनका इलाज कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः सुरक्षित है और जिससे जो अंग हैं उनका कार्य प्रणाली ज़्यादा बाधित नहीं होती है। मरीज अपने अंगों का पूर्णतः उपयोग कर सकता है। भविष्य में कैंसर होने से रोकने के लिए एक स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली का उपयोग करना चाहिए, जिसके लिए उनको जो भी हाई फाइबर डाइट जिसे हम बोलते हैं, जैसे फ्रूट्स खाना, सब्जियां खाना, लगभग हमारी जो खाने की थाली होती है उसमें आधा भोजन किसी न किसी सब्जी या फ्रूट के रूप में होना चाहिए। हमें फैटी चीज़ें, जो तेले चीज़ें हैं, वो कम मात्रा में खानी चाहिए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने झुंझुनू के खेतड़ी में शहीद मेघराज सिंह निर्माण की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर पूनिया ने कहा कि शहीदों की तरह देश के हर नागरिक को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी से देश की एकजुटता और रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। पूरी दुनिया ने देखा है कि हिंद की सेना ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी सेना है।
और उस सेना का पोषण किसी ने किया है तो राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि ने किया है। और शेखावाटी की धरती में पंथ, मजहब और जाति से भी ऊपर उठकर इन्हीं किसानों की कोख से पैदा हुए नौजवानों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इसलिए इस शेखावाटी में ही वो ताकत है जिसने ऐसे शहीद पैदा किए। आज अमर शहीद मेघराज सिंह जी निर्वाण के इस मूर्ति अनावरण से ये नई पीढ़ियों को संदेश जाएगा ही कि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वो प्रेरणा एक अनवरत लंबे समय तक देते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनकी मूर्ति का अनावरण करने का अवसर मिला। इसलिए मैं तमाम नाम और अनाम शहीदों को पूरे पार्टी परिवार की तरफ से मैं संवेदना देता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जयपुर ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर के जवाहर सर्किल पर सर्वधर्म सड़क सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक एमएन लाठर ने कहा कि प्रदेश में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, इन हादसों को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। सम्मेलन में सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने एक सुर में जनहानि रोकने के लिए लोगों को यातायात नियमों की पालना करने की नसीहत दी। सप्ताह ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता था, लेकिन अभी आप देख रहे हो कि सड़क दुर्घटना में काफ़ी जनहानि हो रही है। उसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक सप्ताह की जगह अब एक महीना है ये रोड सेफ्टी का चलेगा, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे कानून हैं उनको कैसे एनफोर्स किया जाए, अभियान में अधिक से अधिक कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के साथ साथ जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, चाहे वो स्कूलों में है, चाहे वो कहीं अपने भीड़-भाड़ वाली जगहों पर है, कुछ हमारे आदर्श चौराहे हैं, वहाँ पर लोगों को जागरूक किए जाने का प्रोग्राम भी जारी है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क सुरक्षा का जो कार्यक्रम आयोजन किया, मेरा उनसे साधुवाद है और सभी नागरिकों से मेरा निवेदन है कि जीवन एक अमूल्य निधि है और इसको जितना ज़्यादा संभाल के चलेंगे उतना ही बेहतर है। आदमी सुबह घर से निकलता है और उसका शाम को आने का शॉर्ट नहीं रहता। हम ऐसी व्यवस्था करें कि धीरे चलें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उससे हमारा जीवन सुरक्षित रहे। हमारी भागीदारी, जहाँ तक जामा मस्जिद का मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने पहले भी कहा और डाइस से भी मैंने कहा जो ज़रूरत है, और पहले भी हम लोग करते रहे वहाँ से प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए, जैसा भी जो मार्गदर्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग भरपूर काम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें वित्तीय मदद भी करनी पड़े या और लोगों से लेनी पड़े, या जैसा भी होगा वो करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी सुनीता मीणा ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान आवाज शुरू किया है। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो हम ये मिशन हमारा सशक्त नारी सुरक्षित नारी आयोजित कर रहे हैं, इसके तहत हम लोग रैलियां निकालेंगे, इसके साथ ही हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे, लोगों को जन जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक करेंगे, रंगोली के द्वारा संदेश देंगे, जगह जगह चौराहों पर हम लोग पैम्पलेट लेके खड़े होकर उनको संदेश देंगे। साथ ही हम लोग आप लोगों को पोस्टर्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। हम लोग हर घर के बाहर भी स्टिकर भी लगा रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन के हर वाहनों के पीछे आपको हमारे अब स्टिकर लगे हुए दिखे जाएंगे, ताकि जनता में जागरूकता है। तो पैम्पलेट, बैनर्स, होर्डिंग्स ये सभी लगाकर हम जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारा ये मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी जनता तक यानी कि जड़ों तक पहुंचे। हमारे हेल्पलाइन नंबर है 1090। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट महिला गरिमा हेल्पलाइन है, जिस पर कि आप किसी भी प्रकार की कंप्लेंट उससे कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 8764868200। इस पर अगर आप फ़ोन करेंगे या फिर आप इसके ऊपर मैसेज लिखकर आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। कोई क्राइम अगर आप होता देख रहे हैं तो आप उसको भी खींचकर हमारे को भेज सकते हैं। इस पर कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि ये हमारी रिकॉर्डेड है और सोशल मीडिया की टीम हमारी इसको पूरा ऑपरेट कर रही है। जयपुर के सांगानेर में पानी की समस्या को लेकर विधायक अशोक लाहोटी ने स्थानीय लोगों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
भाजपा राज में वसुंधरा जी के समय लगभग 500 करोड़ से ज्यादा के जो टेंडर स्वीकृत जी के पास थे उनको अस्वीकृत करके वापस लौटा दिया गया। कई ऐसी स्कीमें जो 3-3 बार एफसी में लग गई उनको वापस लौटा दिया गया। जब टेंडर लगने की बारी आती है तो ये पीछे से वापस टेक्निकल रिपोर्ट मांगने के नाम पर उसको 6-6 महीने 1-1 साल तक लंबित कर रहे हैं। यानी जहां जहां कांग्रेस की विधायक है और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए वहां पानी दिया जाए। सांगानेर के अंदर बाड़ावाला का टैंक बना हुआ है, सांगानेर को खोद कर लाइनें लेकर जा रही है, लेकिन सांगानेर पूरा विधानसभा प्यासा बैठा है। ये आखिर कब तक बर्दाश्त होगा? आज स्पष्ट रूप से हम कहकर जा रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक जहां भी लड़ाई लड़नी होगी पहले पानी सांगानेर को मिलेगा, उसके बाद ही दूसरों को जाने देंगे। प्रदेश में कल मौसम में बदलाव के बाद कई जगहों पर हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। अलवर और जयपुर में कई जगहों पर ओले गिरे। जिले में आज सुबह भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। प्रदेश में न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 0, पिलानी में 5.9, सीकर में 6.5, चूरू में 6.9 और वहीं राजधानी जयपुर में 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए अब बात करें अपनी और अपनों की सुरक्षा की। कोविड-19 से बचाव की दिशा में डीडी न्यूज की ओर से एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। हालांकि कोविड-19 की वैक्सीन आ चुकी है, पर फिर भी सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग जरूरी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। और आइए फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया शो के समापन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में इस बार तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर भारत की दिखाई देगी झलक। मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति की घोषणा। ब्याज दरों में नहीं किया गया कोई बदलाव। वित्तीय वर्ष 2021-22 में जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान। राज्य सरकार प्रदेश के अस्पतालों में हॉस्पिटल केयर टेकर के पदों पर जल्द ही करेगी सीधी भर्ती। मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल केयर टेकर के पद की शैक्षणिक योग्यता में संशोधन के लिए मंत्रिमंडलीय ज्ञापन के प्रारूप का किया अनुमोदन। गृह विभाग ने राज्य में होने वाले धार्मिक मेलों, उत्सवों और कार्यक्रमों के लिए कोविड से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया की जारी। यात्रियों को अपने साथ रखनी होगी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। और प्रदेश में कल मौसम में बदलाव के बाद कई जगहों पर हल्की बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। जिले में आज भी कई जगहों पर हल्की बारिश का दौर जारी। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।